हेलो बच्चों, बड़ी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। बच्चों, आज अपने प्रेपजी चैनल पे लेंस एंड स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन वाले सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड थ्योरी का रिवीजन करवाने वाला हूं। बच्चों, लेंस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है बच्चों जेईई मेन के अंदर। ये बच्चों वीडियोस आप लोगों को एक आइडिया भी देंगे कि हमारे क्रैश कोर्स में हम किस तरीके से थ्योरी एंड फॉर्मूलाज का रिवीजन करवाने वाले हैं। सो बच्चों, अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो प्रेपजी ऐप डाउनलोड करो। वहां पे जाके आप एक बार क्रैश कोर्स मेरा चेक कर सकते हो। वहां पे कॉम्बो क्रैश कोर्स है बच्चों, जिसमें जेईई मेन और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन होगी। जेईई मेन का सेपरेट भी है, जेईई एडवांस का सेपरेट भी है। 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे बच्चों, तो ज्वाइन करना है तो देर मत करो। अभी 28 तारीख तक, 28 जनवरी तक बच्चों एक ऑफर भी चल रहा है। उस ऑफर को अवेल कर सकते हो। आप लोगों का जेईई एडवांस तक आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा अगर 28 तारीख से पहले आप जो है जेईई मेन और एडवांस के कॉम्बो क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि जब रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस, जहां हम स्नेल्स लॉ वगैरह के बारे में बात करते हैं। फिर हम रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस की वजह से इमेज फॉर्मेशन, फिर पैरेलल स्टेप पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। फिर उसके बाद हम प्रिज्म पढ़ते हैं। तो जहां प्रिज्म तक बच्चों सारा के सारा जो डिस्कशन हो रहा होता है ना, वो एक प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन का हो रहा होता है। फिर उसके बाद बच्चों प्रिज्म के बाद एक टॉपिक आता है जहां से हम एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं लेंस की तरफ। तो वहां पे बच्चों सबसे पहले आता है एक स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है ना, अगर वो स्फेरिकल नेचर की हो तो बच्चों किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन में जो रिलेशन होगा बच्चों, यू एंड वी में जो रिलेशन होगा, वो सब क्या होंगे बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद लेंस आता है, लेंस के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है। तो बच्चों लेंस और स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा था तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बच्चों इस वाले पार्ट से पूछे गए थे। तो आज का जो लेक्चर है एंड तक देखिएगा बच्चों, सारे के सारे फॉर्मुलास का रिवीजन करवा दूंगा। मोटा मोटी मैं आपको बता दूंगा कि किस केस में आपको क्या करना होता है। सो क्विक रिवीजन है बच्चों, एक शॉर्ट वीडियो है, करते बच्चों स्टार्ट। सो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस पढ़ने वाले हम लोग ना। देखो बच्चों, मान लो यहाँ पे ये इस तरीके का सरफेस दे रखा है। एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस मीडियम में, जिस मीडियम में इंसिडेंट रेज होती है ना बच्चों, उस मीडियम को बोलते हैं हम N1। N1 क्या होता है? इंसिडेंट रे का मीडियम। इंसिडेंट, अब आप कहोगे सर ऐसा हमेशा ऑब्जेक्ट होगा उसी को तो N1 बोलेंगे? नहीं बच्चों, जैसे मान लो अगर कोई वर्चुअल रेज होती है इस तरीके से ना, इस तरीके से इंसिडेंट रेज होती, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वो यहां पे होता है। तो इस केस में भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है ये। ठीक है, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट तो हमारा इस वाले मीडियम में हो गया, लेकिन हम N1 हमेशा इंसिडेंट रे वाले मीडियम को बोलेंगे। मतलब हम N1 इसको लेते, ये N2 होगा। समझ गए? तो ऑब्जेक्ट से याद नहीं रखना है आपको ना, आपको कैसे याद रखना है कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है उसको हम N1 बोलते हैं, और जिस मीडियम में बच्चों रिफ्रैक्टेड रे जाती है बच्चों उसको हम N2 बोलते हैं। और क्या ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को? और ये ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ होगा बच्चों, या इधर से रेज आ रही होंगी ना, जैसे अब इस सरफेस पे ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जाएंगी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन समझ रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो बच्चों जो भी डिस्टेंसेस राइट की तरफ होंगी ना, वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और लेफ्ट की तरफ जो होंगी बच्चों वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। तो आप लोग ये देख रहे हो, ये जो सरफेस बना हुआ है इसका जो रेडियस होगा, इसका जो सेंटर होगा, वो इधर की तरफ होगा। अच्छा, डिस्टेंस हम मेजर कहां से करते हैं बच्चों? इस वाले पॉइंट से। ये जो पॉइंट है ना, ये जो इसका सेंटर होगा बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा इस वाले पॉइंट से। तो अगर आप कोई डिस्टेंस इधर की तरफ मेजर कर रहे हो वो पॉजिटिव, और इधर की तरफ मेजर कर रहे हो बच्चों वो नेगेटिव। तो इस वाले केस में जो आर होगा ना, इसका जो रेडियस होगा बच्चों, जो भी जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखा होता है, 30 सेंटीमीटर दे रखा होता, तो आर की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बच्चों N1 वाले मीडियम में रखा हुआ है, ये N2 वाला हो गया। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा फॉर्मूला होता है जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है बच्चों, उनकी पोजीशन के बारे में बात करता है? तो पहले तो बच्चों एक N1 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। N1 बच्चों मीडियम ऑफ द इंसिडेंट रे होता है, N2 जो होता है मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे होता है। और यहाँ पे बच्चों जो फॉर्मूला होता है ना, यू और वी को जो रिलेट करता है वो होता है N2 डिवाइडेड बाई वी माइनस का N1 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस का N1 डिवाइडेड बाई आर। अब इनमें u और v की वैल्यूज पुट करनी है बच्चों आपको ना। तो जैसे इस वाले केस में अगर मैं बताऊं तो जैसे u की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस का x के बराबर। जैसे x की वैल्यू दे रखी होती 10 या 20 30 सेंटीमीटर जो भी दे रखी होती। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस सारी यहां से मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो जो भी डिस्टेंस इधर वाली होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो इधर होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर की तरफ है, तो ये u जो है नेगेटिव का आएगा। मान लो ऑब्जेक्ट का जो इसका जो इमेज बना ना, सपोज करो यहां पे बना, y डिस्टेंस पे जाके बना बच्चों ना, सपोज इमेज जो है ना, तो बच्चों इसका जो v होगा ना वो y के बराबर हो जाएगा, और जो r होगा ना बच्चों वो प्लस का r के बराबर होगा। जो भी इसकी 20 सेंटीमीटर या कुछ रेडियस दे रखी होगी ना, तो r की वैल्यू बच्चों 20 सेंटीमीटर होगी इन दिस केस। अगर ये सरफेस ऐसा होता, ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो इस वाले मीडियम में होता, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि इंसिडेंट रे ऐसे होती। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसकी अब रेडियस फिर नेगेटिव रखते हैं हम इस वाले फॉर्मूले में ना, इस वाले फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं। कई बार बच्चों इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो कुछ इस तरीके के पूछे जाते हैं, जैसे एक स्फेयर दे दिया, उसके अंदर एक बबल बोल दिया, उसको आप जो है दोनों तरफ से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो और इधर से देख रहे हो। जब आप इधर से देखोगे तो रेज इधर की तरफ आएंगी बच्चों, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी।
ठीक है। जब आप इधर से देखोगे बच्चों तो ये रेस ऐसे करके आके रिफ्रैक्ट होके जाएंगी, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो बच्चों फिर इन दैट केस ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो डिस्टेंसेस वो यहां से मेजर होंगी। जब इधर से देख रहे होगे तो डिस्टेंसेस सारी यहां से मेजर होंगी, जो डिस्टेंस इधर की तरफ होंगी पॉजिटिव होंगी, जो इधर की तरफ होंगी वो नेगेटिव होंगी। इधर से देख रहे होगे बच्चों तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आते हैं। तो n2 डिवाइडेड बाई v माइनस का n1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस का n1 डिवाइडेड बाई r, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ओके, अब आती बच्चों लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे में बात। अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो इसका जो इमेज बनेगा ना बच्चों, उसका जो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं बच्चों लेटरल मैग्निफिकेशन। ये होता है बच्चों v डिवाइडेड बाई n2 डिवाइडेड बाई u डिवाइडेड बाई n1 के बराबर होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब आप बोलोगे अगर ऑब्जेक्ट सर परपेंडिकुलर ना रखा हो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हो, तो देखो बच्चों उसमें फिर दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट हो, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, स्मॉल साइज मतलब 1 mm का या 2 mm का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के साइज को हम du बोलेंगे, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, du। तो इमेज का साइज बच्चों फिर db कहलाएगा। तो आप कहोगे कि db अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बच्चों इस वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर देना, n2 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर माइनस के साथ इंटू dv प्लस का n1 डिवाइडेड बाई u का स्क्वायर इंटू du, और इधर वाली चीज हो जाएगी 0 के बराबर। u का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है यहां पुट कर देना, db जो होगा वो इमेज का साइज हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर छोटा ऑब्जेक्ट ना हो, कुछ फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट के जो दोनों एंड हो ना बच्चों, उन दोनों की इमेज बना लेना और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना बच्चों, फिर तो वो ये वाला फॉर्मूला लगा के इमेज की पोजीशन पता करके कर लोगे। तो स्फेरिकल सरफेस का जो रिफ्रैक्शन वाले केसेस होते हैं ना बच्चों, उसमें जिस भी तरीके के क्वेश्चन पीवाईक्यूज में या तो पूछे गए या पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो सारे के सारे केस मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। अब आते हैं बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस में बच्चों दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, और वो दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल होते हैं, या एक स्फेरिकल होता है और एक प्लेन सरफेस होता है, ठीक है बच्चों। जब बीच में लेंस मोटा होता है तो उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को जनरली हम ऐसे करके रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, इस तरीके से। ये कॉन्वेक्स लेंस का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस को बच्चों हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, वो बीच में पतला होता है, ठीक है, तो ये होता है बच्चों कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा ना, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहली बात हम थिन लेंस के बारे में बात कर रहे थे। थिन लेंस वो लेंस होता है जिसमें इन दोनों सरफेस के बीच का जो बीच में जो इसकी थिकनेस होती है ना बच्चों, वो एज कंपेयर टू रेडियस और जो भी डायमेंशन और अदर डायमेंशन इन्वॉल्व है उनके कंपेरेटिव ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तो बच्चों हम ऐसे लेंस को बोलते हैं थिन लेंस, ठीक है। तो हमारे जो फॉर्मूले लगाने वाले ना, हम थिन लेंस के लिए लगाने वाले हैं। अगर कोई थिक लेंस हो तो क्या करोगे, तो थिक लेंस में बच्चों आपको कौन से फॉर्मूले लगाने जो अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाए, कौन से वाले, पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराना, फिर वो थिकनेस कंसीडर करके दूसरे सरफेस से यू एंड वी दोबारा से डिफाइन करना, और फिर दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले लगा के आप जो है इमेज की पोजीशन पता करोगे। खैर थिक लेंस मतलब आए तो फिर वो तो रिफ्रैक्शन वाला केस बन जाएगा, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस का दो सरफेस पे कराना है। लेकिन थिन लेंस के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो लेंस की फोकल लेंथ डिफाइन करता है। तो 1/f इज इक्वल टू n ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाई n ऑफ द सराउंडिंग माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। ये होता है बच्चों लेंस का फॉर्मूला, मतलब लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, मतलब इससे आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो लेंस की। देखो बच्चों, जनरली जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, रेयर मीडियम में जब रखा रहता है, एयर वगैरह में जब यूज कर रहे होते हैं, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब अगर पैरेलल बीम आ रही होगी ना तो उसको ये कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। और कॉनकेव लेंस जो होता है बच्चों वो डाइवर्जिंग होता है नेचर में, ठीक है। लेकिन अगर इन लेंस को इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ले जाकर रख दोगे ना बच्चों, तो इनकी फोकल लेंथ जो है ना, इन दैट केस क्या हो जाएगी, देखो ये वाली चीज तो इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है ना, लेंस की ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है R1 और R2 पे। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो, इस बात पे डिपेंड करेगा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सराउंडिंग का ज्यादा है। तो जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है ना, तो बच्चों ये चीज फिर नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का नेचर बदल जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग नहीं होता, अगर उसको आपने लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दिया ना बच्चों, तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करने लगेगा। ये चीजों का ध्यान रखना है अपन को ना थोड़ा सा। तो बच्चों 1/f जो होता है ना बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो होता है n रिलेटिव माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2, ये होता है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ बताता है। अब आपको इसमें R1 और R2 डिसाइड करने में कभी परेशानी है तो मैं वो बता देना चाहता हूं बच्चों। एक तरफ से आप अपनी तरफ से मान लो कि मैं इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, जैसे इधर से लाइट आती हुई मानी मैंने, तो जिस पहले सरफेस पे लाइट आती है ना बच्चों, हम उसको R1 बोलते हैं, और दूसरे सरफेस पे जब रिफ्रैक्ट होती है उसको R2 बोलते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, इसका जो सेंटर होगा C1 वो इधर की तरफ होगा या नहीं होगा, और इसका दूसरे वाले का जो सेंटर होगा C2 वो इधर की तरफ होगा।
सारी डिस्टेंस हम इसके सेंटर से मेजर कर रहे होते हैं। तो जो C1 मेजर करने जाओगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो बच्चों C1 जो इधर की तरफ है तो R1 जो होगा ना इस केस में वो पॉजिटिव होगा, और जो R2 होगा ना बच्चों वो नेगेटिव होगा, बेसिकली ना वो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो R1 पॉजिटिव होगा और R2 जो बच्चों नेगेटिव के बराबर होगा। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, ये नेगेटिव का पुट करोगे, ये पॉजिटिव का पुट करोगे, तो ये जो दूसरा वाला टर्म है ना बच्चों, ये वाला पूरा दोनों का जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा ये ना। और ये वाला जब भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो फिर ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। और इसकी जो पावर होती है ना किसी भी लेंस की बच्चों, वो 100 डिवाइडेड बाई f, अगर आप सेंटीमीटर में रख रहे हो तो इतनी होती है। जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं ना बच्चों, उनकी पावर पॉजिटिव आती है, और डाइवर्जिंग लेंस की पावर बच्चों नेगेटिव आती है। लेंस के केस में जो इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बीच में जो रिलेशन होता है ना बच्चों, वो होता है 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर। और मैग्निफिकेशन जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, v/u के बराबर होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे होंगे ना बच्चों तो वो इरेक्ट इमेज बनेगा, मतलब ना मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। सेम साइड पे होंगे तो v और u दोनों सेम साइन के होंगे। जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज बच्चों अपोजिट साइड पे होंगे लेंस के, तो बच्चों इसमें जो इमेज बनेगा ना वो बेसिकली इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को ना। अच्छा बच्चों, लेंस का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो जैसे R1 और R2, आप इस लेंस को घुमा के दूसरी तरफ रख दोगे ना, मतलब इधर वाले सरफेस को इधर ले आओगे और इधर वाले को इधर ले आओगे ना, तब भी लेंस की फोकल लेंथ सेम रहती है। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, लेंस अभी ऐसे रखा था, R1 और R2 ऐसे थे, फिर आप इसको R2 वाले को R1 की जगह पे ले आए और R1 वाले को R2 की जगह ले आए, तो अब आपको जो ये R2 जब इधर आएगा ना तो फिर ये R1 बन जाएगा, और R1 जब इधर जाएगा तो फिर ये R2 बन जाएगा, और इमेज अभी भी वही बनेगी। मतलब ना लेंस का नेचर नहीं बदलता बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक लेंस ऐसे आए, ये होता है बच्चों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, वो यहां पर रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था। अब अगर बच्चों ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स करते हुए अगर आपने इस लेंस को ऐसे घुमा के रख दिया, तब भी बच्चों जहां इमेज बन रहा था ना, मान लो यहां पे इमेज बन रहा था, तो अभी भी इमेज यही बनेगा। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे रखा है इस लेंस को ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को ना। तो लेंस का जो लेंस फॉर्मूला जो होता है इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन का, 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये बच्चों फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला ये होता है, मैग्निफिकेशन ये होता है। अब अगर बच्चों कोई कहे कि सर अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हो तो क्या करेंगे? बच्चों जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा रहता है ना, तो उसमें दो केस बनते हैं, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है या बड़ा ऑब्जेक्ट है। स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा तो आप इसको माइनस का dv डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस का du डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इससे सॉल्व करोगे। du जो होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज जो होगा वो du कहलाएगा, और dv जो होगा ना बच्चों वो इमेज का साइज होगा। क्लियर है? तो इमेज का साइज आप यहां से पता कर लोगे। अगर बच्चों अगर मान लो बड़ा ऑब्जेक्ट है तो फिर आप उसके दोनों एंड का इमेज पता कर लेना और फिर आप मैग्निफिकेशन पता कर लेना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। और जो ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा रहता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, उसका जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट ऑफ इमेज जो आएगा ना, दैट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u के बराबर होगा। क्लियर है? जब भी बच्चों इमेज ज्यादा दूर होगी ना लेंस से, इमेज ज्यादा दूर होगी तो बच्चों इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है, v अगर बड़ा होगा ना u से अगर मैग्नीट्यूड में, तो इमेज बड़ी बनेगी। v और u दोनों सेम साइन के होंगे तो इमेज इरेक्ट बनेगी, मतलब ना सेम साइड में बनेगी। इन्वर्टेड इमेज बनेगी जब v और u दोनों अपोजिट होंगे, मतलब ना ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट होंगे। तो बच्चों ये सारी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं थोड़े से आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए कुछ चीजें याद करवा देना चाहता हूं, मतलब ना आप लोग दिमाग में रखना है इन चीजों को ना, क्या क्या होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो, एट इंफिनिटी, तो मुझे बताओ इसकी इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। ठीक है, और अब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? v डिवाइडेड बाई u के बराबर। तो देखो इधर वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी और इधर वाली सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है, इधर से रेज आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर इमेज इधर बन रहा है तो बच्चों v होगा पॉजिटिव का और u होगा नेगेटिव का, तो मैग्निफिकेशन इस केस में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा नहीं बनेगा बच्चों यहाँ पे, और छोटा इमेज बनेगा क्योंकि v जो है ना मैग्नीट्यूड में छोटा है। v जो इसकी ऑब्जेक्ट इमेज की जो डिस्टेंस है ना लेंस से, वो कम है और ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है, तो इमेज बच्चों इन्वर्टेड बनेगा और फोकस में बनेगा, फोकल प्लेन में बनेगा। ठीक है, अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को इधर लाते जाओगे ना बच्चों, इधर की तरफ जब आप इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आओगे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट को बच्चों आप यहाँ पे ले आए, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा थोड़ा सा पास में ले आए, तो अब इमेज किधर जाएगा बच्चों? इमेज इधर जाने लगेगा। ऑब्जेक्ट जब पास आने लगेगा ना तो इमेज बच्चों अब दूर जाने लगेगा, और इमेज जो है बच्चों अब जो है थोड़ा सा
अब देखो v तो बढ़ रहा है और u घट रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इमेज ना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इधर चलने लगेगा। जब एक चीज और याद रखनी है बच्चों आप लोगों को, एंड दैट इज कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा रहता है ना बच्चों, उसका इमेज 2f पे बनता है, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट जब 2f पे आता है ना कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो इमेज उधर 2f पे बनता है, सेम साइज का बनेगा, क्योंकि u और v दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। लेकिन u और v अपोजिट साइन के होंगे तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। तो तुम एक चीज देख रहे हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी से उसने चलना चालू किया, इमेज कहां था बच्चों, फोकस पे, उसने फोकस से चलना चालू किया, कहां तक पहुंचना है इमेज को, 2f तक, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से 2f तक पहुंचना है। तो कौन तेज चल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से 2f जाना है, इमेज को f से सिर्फ 2f जाना है, तो इमेज स्लो चल रहा होगा, ऑब्जेक्ट बच्चों ज्यादा तेज चल रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बच्चों इस वाले पार्ट में कौन बड़ा होगा, v छोटा होगा, u बड़ा होगा, तो बच्चों मैग्निफिकेशन इन छोट मतलब कहते हैं डिमिनिश्ड आएगा, मतलब ना कम साइज की इमेज बनेगी। ये वाला पार्ट यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को। अब देखो बच्चों यहां पे आ जाते हैं अब इस वाले पार्ट में, जब ऑब्जेक्ट 2f से f की तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट जब इधर गया तो इमेज बच्चों अब 2f से इधर निकल जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बच्चों f और 2f के बीच में होता है ना, तो इमेज 2f से आगे बनता है। मतलब ऐसे समझो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से चलना चालू कर रहा है, इमेज f से चलना चालू कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब 2f पे पहुंचा तो इमेज भी 2f पे पहुंच गया। अब जब ऑब्जेक्ट बच्चों यहां से 2f से f की तरफ जा रहा है, तो इमेज भागते भागते इंफिनिटी पहुंच जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट बच्चों हमारा कहां पहुंच गया, f पे पहुंच गया, ठीक है, फोकस पे पहुंच गया, तो अब इमेज कहां पहुंच जाएगा रे, इंफिनिटी पे, ठीक है, इमेज एट इंफिनिटी पहुंच जाएगा। तो अब यहां पे कौन स्लो चल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा होगा। अच्छा यहां पे लेंस के कौन पास है, ऑब्जेक्ट पास है, इमेज दूर है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, m का जो मॉड होगा ना वो ग्रेटर देन 1 होगा। m इस वाले पार्ट में बच्चों नेगेटिव होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा आपको पूरा ध्यान रखना है। देखो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे दूसरी तरफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट आए 2f पे, इमेज पहुंच गया 2f पे। 2f मतलब 4f जो होती है ना बच्चों, वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस में। रियल इमेज बनेगा बच्चों दूसरी तरफ, देखो रेज इधर से आई और दूसरी तरफ कन्वर्ज हो रही है, मतलब ना, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा होगा। तो इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज f पे बना, ऑब्जेक्ट 2f पे आया, इमेज 2f पे पहुंच गया। यहां तक इमेज स्लो चल रहा है, ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है, ऑब्जेक्ट 2f पे आया, इमेज को सिर्फ f से 2f तक जाना है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट जब f से 2f से f की तरफ जाएगा ना, तो इमेज ज्यादा तेजी से भागेगा। तो बच्चों 2f और 2f, जब 2f पे ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब बच्चों 2f से ये f की तरफ जा रहा है, इमेज भाग गया बच्चों इंफिनिटी पे, तो जब ये f पे पहुंचेगा, इमेज इंफिनिटी पहुंच चुका है। अब ये इंफिनिटी और ये वाला इंफिनिटी बच्चों एक ही होते हैं। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को f से लेंस की तरफ लेके जाओगे, ठीक है, अब हम अगले वाले पेज पे चलते हैं बच्चों ना, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप f से इधर की तरफ लेके जाओगे, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब इसका इमेज बच्चों इधर निकलेगा, इधर से, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा अब इसका ना, और इधर ही बनेगा, सेम साइड पे बनेगा। क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज यहां f पे बन रहा था, ऑब्जेक्ट चलते चलते 2f पहुंचा, इमेज चलते चलते 2f पहुंच गया, 2f से जब ये f पहुंचा, ये यहां से यहां कवर करते हुए इंफिनिटी पहुंच गया। अब जैसे आप इसको और इधर ले जाने लगोगे, अब इमेज यहां से निकलेगा और पीछे पीछे आने लगेगा। तो अब यहां पे तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि v और u सेम साइन के होंगे और v का मैग्नीट्यूड बच्चों u से ज्यादा होगा, तो बच्चों मैग्निफिकेशन जो है ग्रेटर देन 1 आएगा, एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा बच्चों। और इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट भी बनेगा, क्योंकि m पॉजिटिव आएगा, क्योंकि u और v दोनों ही नेगेटिव है। m जो होता है ना वो v डिवाइडेड बाई u के बराबर होता है, दोनों ही नेगेटिव है बच्चों। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। फोकस और लेंस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका बड़ा इमेज उसी साइड बनता है बच्चों यहां पे। और कौन सा यूज होता है बच्चों, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज होता है ये वाला कॉन्सेप्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है कि ऑब्जेक्ट को 2f, पहला जो दो लेंस होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ना, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसमें ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा जाता है, उसका इमेज बड़ा इमेज बन रहा होता है यहां पे। फिर यहां पे एक और लेंस लगा दिया जाता है जिसके फोकस और पोल के बीच में इमेज आ रहा होता है, और ये इमेज उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और बच्चों फिर मैग्नीफाइड इमेज इधर की तरफ ही बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अगर मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखना, उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। अब आप इसको इजीली रिलेट भी कर पाओगे। क्या ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई?
तो रियल ऑब्जेक्ट का देखो ये क्या क्या करता है बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स लेंस ना रियल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनाता है। अब अगर बच्चों अब देखो यहां पे क्या हुआ कि अब ऐसे समझना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी, ऑब्जेक्ट चलते चलते 2f पहुंचा, इमेज f से 2f पहुंच गई, ऑब्जेक्ट 2f से f पहुंचा, इमेज 2f से इंफिनिटी पहुंच गई, ऑब्जेक्ट f से आगे चलना स्टार्ट हुआ, इमेज इधर से निकल के आई पीछे से और ऑब्जेक्ट के पीछे पीछे आने लगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट पोल पे पहुंचा, इमेज भी पोल पे पहुंच जाएगी। आप यहां से इसकी स्पीड भी बता सकते हो कि इमेज की स्पीड यहां पे ज्यादा होगी। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा ना तो इमेज की स्पीड ज्यादा होगी और उसका वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर बच्चों इसको क्रॉस कर गया, तो क्रॉस कर गया मतलब दूसरी तरफ रेस का, इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना बच्चों, तो इन दैट केस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में बच्चों अब क्या होगा, जैसे यहां पे अब आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट एफ पे था तो इमेज यहां पे इन्फिनिटी पे थी, ऑब्जेक्ट पोल पे पहुंचा, इमेज ने ऑब्जेक्ट को पकड़ा और पोल पे क्रॉस किया। ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ चलेगा ना बच्चों, यहां पे इधर की तरफ जब चल रहा होगा ऑब्जेक्ट जो है ना, तो उसका इमेज बच्चों इधर की तरफ बन रहा होगा, इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ बनता जाएगा उसका इमेज। तो ऑब्जेक्ट बच्चों जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ना तो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। एक मिनट ना, नहीं 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 मैंने थोड़ी गलती कर दी यहां पे। तो बेसिकली हाँ, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या करेगा ये ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो जैसे मान लो ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना, ऐसे करके रेज आ रही थी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो यही होता है ना, है ना, इस तरीके से रेज आ रही थी, ये इंसिडेंट रेज है और यहां पर जाके इंटरसेक्ट करनी थी। तो ये कन्वर्ज कर देगा बच्चों ना, जल्दी कन्वर्ज कर देगा। तो बच्चों इसका जो इमेज बनेगा ना वो यहां पे बनेगा, और कैसा बनेगा बच्चों, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बच्चों रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज कहां पे बनाता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, दूसरी साइड वाला पोल एंड फोकस होगा ना बच्चों, उसके बीच में बनाता है इमेज ना, रियल इमेज बनाएगा, यहां पर रियल इमेज बना देगा फोकस के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा, इमेज बच्चों फोकस पर पहुंच जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट इधर से इंफिनिटी से निकल के आएगा, फिर इमेज यहां से एफ से चलना चालू कर देगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे स्पीड किसकी कम हो जाएगी। अब ऐसे समझो, देखो ना मैं दोबारा समझाता हूं, ये बीच में लेंस मानना। ठीक है, मेरा जो फेस है ना यहाँ पे नोज के पास में, लेंस कंसीडर करना। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज बना बच्चों फोकस पे, ऑब्जेक्ट आया 2f पे, इमेज बाकी पहुंच गया 2f पे, ऑब्जेक्ट 2f से f गया, इमेज पहुंच गया इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट जो है f से पोल की तरफ चलने लगा, इमेज इधर से निकला और इधर पीछे पीछे आने लगा। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को पोल पे क्रॉस किया। अब ऑब्जेक्ट चल रहा है, वर्चुअल हो गया दूसरी तरफ ना, वर्चुअल, तो इमेज चलेगा, क्योंकि वर्चुअल रेस को ये कन्वर्ज कर देगा, तो आगे जो इंटरसेक्ट करनी थी उनको पहले ही कन्वर्ज कर देगा। तो क्या है कि ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और लेंस के दूसरी तरफ है, तो इमेज जो है ना पोल और फोकस के बीच में रियल इमेज बनने लगेगा, वो रियल में इंटरसेक्ट होने लगेंगी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पहुंचेगा तो रियल इमेज फोकस में पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट फिर इधर वाली इन्फिनिटी से निकलेगा, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट जब इधर से चलना चालू करेगा फिर इमेज फोकस से 2f की तरफ चलना चालू करेगा। पूरा सीन समझ में आया। दोनों दो बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं बच्चों, कहां पे, दोनों एक बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक बार कहां पे, पोल पे, पोल पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, और फिर इस तरीके से पूरी कहानी चलती रहेगी। तो ये हो गया बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सारी की सारी कहानी, और आप ये भी बता सकते हो कि कौन तेज चल रहा होगा, कौन स्लो चल रहा होगा। अब इसी तरीके से बच्चों अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए बात करें बच्चों, ठीक है, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में बच्चों यहाँ पे मैंने फोकस मान लिया इसका, यहाँ पे 2f हो गया, इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना बच्चों, यहाँ पे एक फोकस हो गया और यहाँ पे 2f हो गया। ठीक है, अब जैसे बच्चों मान लो कभी भी रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, तो ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो उसका इमेज कहां बनेगा बच्चों, यहां पे बनेगा, इमेज यहां पे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा बच्चों, क्योंकि जो पैरेलल रेज है ना ये उनको क्या कर देता है बच्चों, डाइवर्ज कर देगा, उन पैरेलल रेज को ये डाइवर्ज कर देगा। ये रेज जो है ना इधर से ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी मेरे को ना, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, यहां पे इमेज बन जाएगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहां पे कहीं पे रखो, रियल ऑब्जेक्ट तुमने यहां पे रखा, ठीक है, तो अब उसकी रेज ऑलरेडी डाइवर्जिंग आ रही होंगी। ठीक है, ऑलरेडी डाइवर्जिंग रेज को और डाइवर्ज कर देगा ये। ठीक है, जो ऑलरेडी डाइवर्जिंग है उनको जब और डाइवर्ज करेगा ना, तो उसका इमेज बच्चों फिर यहां पे बनेगा। ठीक है, तो यहां पे बनेगा। तो ये रियल ऑब्जेक्ट का ना, कहीं भी हो ऑब्जेक्ट ना, चाहे इवन ऑब्जेक्ट यहां भी होगा तो और डाइवर्ज कर देगा, इमेज यहां बनेगा। तो बच्चों इसकी खास बात ये होती है कि रियल ऑब्जेक्ट का ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। मतलब कॉनकेव लेंस जो है ना बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में बच्चों ये हमेशा रियल इमेज बनाएगा। ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कभी भी नहीं बनाता। ठीक है, ये नहीं बनाता।
ये नहीं बनाता। अच्छा, ऐसा और कोई भी डिवाइस है जो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाता, है ना? रियल ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज ना बनाए। एक तो दिमाग में रखना है आप लोगों को, कौन सा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बच्चों कभी भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाता, ठीक है? उसको भी ध्यान में रखना, कई बार मैच द करेक्ट टाइप का आ जाए, उसमें प्लेन मिरर को हमारा दिमाग नहीं जाता। प्लेन मिरर बच्चों हमेशा अपोजिट नेचर का इमेज बनाता है, वर्चुअल का रियल और रियल का वर्चुअल बनाता है, ठीक है? तो इसमें बच्चों हमेशा इमेज कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में, ये ध्यान रखना है आप लोगों को ना। अब बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या करेगा बच्चों ये? अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट में केस बनेंगे, जैसे कि मान लो रे जो है फोकस पे आ रही है इसके ना, यहाँ पे फोकस पे आ रही थी रे ना, ये वाली ऐसे करके ना फोकस पे कन्वर्ज हो रही थी, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, तो उसको क्या कर देता है ये बच्चों? पैरेलल भेज देता है। तो इसका इमेज कहां पे बनाता है बच्चों? इन्फिनिटी पे। तो हमने एक चीज देखी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो उसका इमेज यहाँ फोकस पे बन रहा था। ऑब्जेक्ट हम धीरे धीरे आगे लाते गए, इमेज जो है ना पोल की तरफ जाता गया। जब ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाएगा तो इमेज भी पोल पे आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को पोल पे क्रॉस करेंगे। अब ऑब्जेक्ट आगे जाने लगा तो इमेज ज्यादा तेजी से भाग रहा है। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे पहुंचा ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच गया। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट ने जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की ना, तो इमेज ने, इमेज भी इमेज क्या थी यहाँ पे? फिर इस जगह पे क्या थी इमेज? देखो, ज्यादा कन्वर्जिंग रेज आ रही होंगी ना, ऐसे करके, ऐसे जो आ रही होंगी यहाँ पे, उनको इसने क्या किया होगा? इनको उसने ऐसे जाके कहीं यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया होगा, ठीक है? तो इसने बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाया, ठीक है? रियल ऑब्जेक्ट का रियल नहीं बनाया, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इसने रियल इमेज बनाया यहाँ पे कहीं दूर। पर जैसे जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को आप दूर लेते गए, ये भागते भागते वहां पहुंच गया। तो जब फोकस पे पहुंच जाएगा ना बच्चों ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। अब जैसे ही फोकस से आगे चलेगा ना बच्चों, तो अब इमेज इधर बनेगा, इधर। तो रेज जो है, अब अगर मैं ब्लू कलर यूज करके बनाऊं कि अगर मान लो कोई रे जो है ऐसे आ रही है, इसी पॉइंट पे आ रही है, ठीक है? ऐसे यहां पे कन्वर्ज होनी थी, ठीक है? इसी जगह पे आ रही है और कन्वर्ज वो बच्चों यहां होनी थी। तो उसको ये क्या करेगा? उसको ये बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर देगा, ऐसे करके भेज देगा, ठीक है? तो ऐसे करके भेज देगा। तो आपको उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा और इधर कहीं इमेज बन रहा होगा, ठीक है? तो वर्चुअल इमेज बन रहा होगा इसका, ठीक है? तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल का रियल नहीं बनाता। बस ना, ये सारी की सारी चीजें बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब यहाँ पे बच्चों हमें यू वर्सेस वी कर्व वगैरह कई बार पूछ ले जाते हैं और आप लोग कभी कई बार परेशान हो, तो इसलिए मैंने इनको कर दिया। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस के लिए बच्चों ये वाला होगा, और कॉनकेव लेंस के लिए बच्चों ये वाला होगा, ठीक है? कॉनकेव लेंस के लिए ये वाला होगा हमारा ना, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? ये यू है, यहां पे बच्चों वी है। तो अब देखो कैसे कैसे बनाया। मैंने तुम्हें बताया बच्चों, ये ना, ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, जहां यू और बी दोनों जीरो हो रहे होंगे, ठीक है? यू और बी जीरो मतलब पोल हो गया, ये हमारा पोल वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? ये पोल हो गया। जब भी रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका यू क्या होगा? नेगेटिव। तो यू नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव वाला जो है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, रियल ऑब्जेक्ट। जब रियल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जब रियल ऑब्जेक्ट बच्चों इंफिनिटी होता है, तो इमेज इधर बनता है फोकस पे, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये फोकल लेंथ वाला पॉइंट है। तो जब इंफिनिटी पे होता है ना बच्चों इमेज, नेगेटिव इंफिनिटी पे यहाँ पे, तो ये जो है ना ग्राफ ऐसे करके टच करता हुआ रहेगा इस लाइन को ना, फोकस पे होगा। जब आप ऑब्जेक्ट को लेते जा रहे हो इधर की तरफ, आप ऑब्जेक्ट को धीरे 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 इधर की तरफ ला रहे हो, ठीक है? एक जगह पे बच्चों ये u और v दोनों बराबर होंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये 2f वाला पॉइंट होगा, ये 2f होगा, और ये वाला भी बच्चों ये माइनस का 2f होगा। तो जब माइनस का 2f पे आ जाता है ना ऑब्जेक्ट, तो इधर इमेज उसका 2f पे बन रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा आपको जहां पे ये दोनों बराबर हो रहे होंगे, ठीक है? ओके, दोनों बराबर हो रहे होंगे। तो ऑब्जेक्ट जब यहां से चलना चालू किया, तो यहाँ पे फोकस पे इमेज बन रहा था इधर, फिर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जाने लगा तो फोकस से दूर ऊपर उठने लगा, यहाँ 2f पे पहुंच गया। जब ये 2f पे आया तो ये 2f पे पहुंच गया, ठीक है? इधर जाएगा ना इमेज। फिर उसके बाद बच्चों जब माइनस का 2f से f तक गए, तो फाइनल इमेज हमारा इन्फिनिटी पे भग गया। तो देखो इन्फिनिटी पे भगा दिया हमने। फिर बच्चों 2f माइनस का f से जब आप इधर की तरफ चलने लगे, तो इमेज इधर से निकल के आया नेगेटिव इन्फिनिटी से। तो देखो जैसे ही आप इस ये माइनस का f होगा, ये वाला पॉइंट ना, जैसे ही आप इधर निकल रहे हो माइनस का इन्फिनिटी से निकल के आया, फिर दोनों एक दूसरे को पोल पे क्रॉस करेंगे। फिर उसके बाद जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब यू हमारा जब पॉजिटिव हो गया, जब रेज मैंने बोला था ना ऐसे करके आ रही होंगी, तो उनको ये जल्दी कन्वर्ज कर देगा पोल और फोकस के बीच में। तो हमारा जो पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगा, तो देखो फोकस से नीचे ही रहेगी वाली लाइन ना, वी की वैल्यू एफ से कम रहेगी जब ये यू पॉजिटिव होगा। तो ये इस तरीके से बच्चों हमारा कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ आ जाएगा। कॉनकेव वाले में क्या होता है बच्चों, जब भी यू नेगेटिव होता है ना, मतलब जैसे रियल ऑब्जेक्ट हो, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है?
रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है, कहां बनाता है, जैसे ऑब्जेक्ट जिधर होता है ना उधर ही के पोलर फोकस के बीच में बनाता है। तो -f से 0 के बीच में बनेगा। तो देखो ये -f होगा v का वैल्यू, और 0 के बीच में ये वाला ग्राफ बनेगा। तो इन्फिनिटी पे जब होगा तो -f पे बन रहा होगा इमेज, फिर आप इसको लाते जाओगे, ये दोनों एक दूसरे को पोल पे क्रॉस करेंगे, फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है दूसरी तरफ निकलेगा, ठीक है, उन रेस को वो मतलब उन रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, तो इमेज दूर बनेगा, ठीक है। और उधर की तरफ जैसे ही एक बार रेज जैसे कन्वर्जिंग रेज आई तो उनको वो डाइवर्ज कर दिया करेगा, ठीक है। तो जब तक वो फोकस पे नहीं पहुंचता, यू जब तक एफ नहीं होता, तब तक इमेज जो है कुछ फाइनाइट डिस्टेंस बनेगा, लेकिन उधर की दूसरी तरफ ही बनेगा। एफ पे पहुंचते ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब होगा ना तो ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद एफ से आगे जाओगे तो इमेज इधर से निकल के आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फिर इधर से बनना चालू होगा नेगेटिव इन्फिनिटी से। ये वाला ग्राफ बच्चों हमारे पास कॉनकेव लेंस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के दोनों के यू एंड वी का कर्व याद रख सकते हैं। अब आ जाओ बच्चों क्रोमेटिक एपरेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। आप लोगों ने बच्चों कॉचीज इक्वेशन पढ़ी होगी शायद ना, स्पेलिंग अगर सही है तो ये थी कॉचीज इक्वेशन। कॉचीज इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, कि जो कोई भी मटेरियल होता है ना उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, वो उसमें आने वाली लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ए प्लस का बी डिवाइड बाई लैम्डा का स्क्वायर होता था शायद ना, ये यार मेरे को पता नहीं, अभी फॉर्मूला इसका दिमाग से निकल गया, ठीक है, शायद यही होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है ना बच्चों, उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब रेड कलर की के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो सबसे कम होगा, वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसके लिए जो हमारे 7 विजुअल कलर है ना, उनमें रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम आएगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों इसका सबसे ज्यादा होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराओगे, मतलब आप सारे सातों के सातों कलर इंसिडेंट करा रहे हो, तो इनका जो फोकल लेंथ आएगा ना वो n माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2 के बराबर आ जाएगा। देखो ये 1/r1 माइनस का 1/r2, तो ये तो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है, अरे रेडियस थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों अलग अलग कलर के लिए अलग अलग आएगा। तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो फोकल लेंथ बच्चों सबसे ज्यादा एफ फॉर रेड कलर बच्चों सबसे ज्यादा आएगी, और वॉयलेट कलर के लिए सबसे कम आएगी। तो वॉयलेट कलर बच्चों जो होगा ना वो बेसिकली यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, और रेड कलर यहाँ पे कन्वर्ज होगा, तो यहाँ पे कलर्स ना एक स्प्लिटिंग आ जाएगी, मतलब एक पॉइंट इमेज नहीं बनेगी, अलग अलग कलर अलग अलग जगह कन्वर्ज हो रहा होगा, बीच में बाद बाकी कलर मिल रहे होंगे। तो इन दोनों वॉयलेट कलर और रेड कलर के बीच का जो गैप होता है ना उसको एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, कलर्स का जो स्प्लिटिंग होता है। एफ रेड माइनस का एफ वॉयलेट कलर जो होता है ना बच्चों W इंटू एफ के बराबर होता है, मतलब ना इसकी इक्विवेलेंट येलो कलर के करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ होगी ना उसके करस्पॉन्डिंग। और ये W जो होता है ना बच्चों, ये इसकी डिस्पर्सिव पावर होती है, लेंस की डिस्पर्सिव पावर होती है। अगर आप एक अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, इस तरीके की स्प्लिटिंग नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक दूसरे मटेरियल का कॉनकेव लेंस यूज करोगे। उन दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होगी, और उसका बच्चों फॉर्मूला बनता है W1/f1 प्लस W2 अगर अपन f2 0 के बराबर आ गया ना, तो बच्चों ये स्प्लिटिंग नहीं होगी, इसको अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। कभी जरूरत पड़े तो बच्चों कर लेना, मैंने इसमें फॉर्मूलाज तो दोनों कवर कर दिए इसके। अब बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। कई बार आपने देखा होगा कि मल्टीपल लेंस एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, सपोज करो यहाँ पे इस तरीके से एक ये वाला लेंस रखा हुआ है, ठीक है, और ये कई सारे 3 लेंस मान लो इस तरीके से एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों ना, और उसका इमेज हमें फॉर्म करना है। तो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस होता है ना, इसका जो इक्विवेलेंट होता है वो भी एक लेंस होता है, मतलब इसकी जगह पे एक सिंगल लेंस आप मान सकते हो, और उसका जो फोकल लेंथ होगा ना बच्चों वो इस तरीके से आता है, इन तीनों की पावर ऐड हो जाती है विद साइन। आपको पता है कॉनकेव लेंस जो होता है ना, मतलब डाइवर्जिंग लेंस जो होता है उसकी पावर नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है अगर एयर में रखे हुए हैं। आप बोलोगे सर पावर, अच्छा ये बात और मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला यूज किया लेंस का, उस फॉर्मूले में ये ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला हमें तभी लगाना है जब दोनों साइड मीडियम सेम हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर जब कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस होता है तो यहाँ पे तो मान लो एयर है, लेकिन इधर तो ये दूसरा लेंस है और इधर तीसरा लेंस है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, दो लेंस के बीच में 0 थिकनेस का एयर गैप कंसीडर कर लेते हैं। तो इस लेंस के दोनों साइड एयर हो गई, इस वाले लेंस के भी दोनों साइड एयर हो गई, और इस वाले की भी दोनों साइड एयर होगी। तो हम इनकी पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनकी मान लो f1 f2 f3 फोकल लेंथ आई, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगी ना बच्चों, जो एक सिंगल लेंस बनेगा वो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होगा, और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। और बाद में आपको इमेज की पोजीशन पता करनी है, तो 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट करके आप जो बच्चों इमेज की पोजीशन पता कर लोगे, ठीक है। बाद बाकी तो फिर एकदम लेंस के फॉर्मूले लग जाएंगे। क्लियर है यहां तक बच्चों? इसके बाद आते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस एंड द मिरर। बच्चों कई बार क्या करते हैं, कुछ नहीं करते ये लोग ना, ज्यादा नहीं करते, मतलब कोई लेंस लिया और लेंस की एक साइड को आपने पॉलिश कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया कुछ, और ये सिंपल उन्होंने बोल दिया। तो बच्चों हम इस कॉम्बिनेशन को कैसे ट्रीट करेंगे,
एक कॉन्वेक्स लेंस और एक बच्चों यहाँ पे कॉनकेव मिरर, इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक लेंस का और एक मिरर का कॉम्बिनेशन होगा, तो कोई भी लाइट पहले लेंस से निकलेगी, फिर मिरर पर रिफ्लेक्ट होगी, फिर लेंस से निकलेगी, तो लेंस से लाइट 2 बार निकल रही है बच्चों, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव जो होगा ना, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, दैट विल बी लाइक अ मिरर। तो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो पूरा मिरर की तरह बिहेव करेगा फाइनली, जैसे पिछला वाला लेंस की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। और इसका मिरर जो बनेगा ना बच्चों, हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के या तो कॉनकेव मिरर मानेंगे या कॉन्वेक्स मिरर मानेंगे, और जो उसका मिरर का जो फोकल लेंथ होगा ना बच्चों, 1/f ऑफ मिरर माइनस का 2/f ऑफ लेंस। 2 इसलिए आ रहा है बच्चों कि लेंस से 2 बार लाइट पास हुई, ठीक है। और भी अगर मल्टीपल लेंस रखे तो माइनस का 2/f लेंस, 2/f लेंस 3 ऐसे करके आ जाएगा। और अब यहाँ पे इमेज की पोजीशन के लिए आप मिरर का फॉर्मूला लगाओगे, 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट मिरर। ये वाला फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे बच्चों लगाओगे अगर आप लोग जो है इसको मिरर की तरह यूज करना चाहते हो। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट और होता है कटिंग ऑफ द लेंस, ठीक है, कटिंग ऑफ लेंस। ये मेरे से मिस हो गया इसमें, लेकिन मैं जल्दी से इसको कवर कर दे रहा हूं। बच्चों आप जब लेंस को कट करते हैं ना, उसके 2 तरीके होते हैं। जैसे मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसको एक तो इस तरीके से कट कर दो आप ना। इस तरीके से कट करने से लेंस की फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी टुकड़ा भी आप यूज करोगे ना बच्चों, अभी वो सेम तरीके से इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन कई बार क्या करते हैं लोग कि लेंस को कट करते हैं इस तरीके से, और उसका ये नीचे वाला पार्ट मान लो ऐसे करके ये वाला पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया। तो बस आपको बच्चों इसमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो भी प्रिंसिपल एक्सिस थी ना पहले, वही प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। आप इसको जहां भी यूज करोगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस की पुरानी वाली रहेगी। जैसे मान लो, एक मिनट ना, मैं इसको पहले एक ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा इसको इस तरीके से दिखाता हूं। मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये थी, आपने इस लेंस को कट किया, और कट भी कैसे किया, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब लेंस कितना बचा है बच्चों आपके पास, ओनली ये बचा है, ये बचा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहां रखा था, तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस यही रहेगी अभी भी ना। अभी भी जो इमेज फॉर्मेशन होगी ना, उस वाले पार्ट से जहां भी पहले इमेज बनना था ना, वही बनेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपने इस लेंस को शिफ्ट कर दिया, आप लेंस को शिफ्ट करके यहाँ ले आए ऑब्जेक्ट वाली लाइन पे, ठीक है, तो अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक तरीके से वो चिपकी माननी है आपको ना। तो ऐसे अगर कट करते हो बच्चों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपने लेंस को ऐसे कट किया, मान लो आपने लेंस को इस तरीके से कट कर दिया, तो आपके पास 2 लेंस बनेंगे बच्चों ना, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला लेंस बनेगा बच्चों। इन दोनों की जो पावर होनी चाहिए ना, इनकी P1 और P2, वो बच्चों ओरिजिनल लेंस की पावर के बराबर होनी चाहिए। P = P1 प्लस का P2 के बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। इस तरीके से कटिंग ऑफ द लेंस वाले कॉन्सेप्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। तो ये थे बच्चों एक छोटा सा क्विक रिवीजन ऑन द स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस एंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्प करेगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, आपने एंड तक देखी है, कमेंट करना मत भूलना भाई ना, ये भी मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहना कि यार तुम लोग देख रहे हो एंड तक ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, थोड़ी सी कंजूसी करने की क्या जरूरत है इसमें ना। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आऊंगा वापस, और इस तरीके से आपके कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर मैं काम करता रहूंगा आपके JEE मेन तक। थैंक यू।